नमस्कार दोस्तों, दरोड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं इसके सैनी। आइए, आगामी जो दिसंबर में पेपर होने वाले हैं उसमें हिंदी की पेडागोगी कैसे पूछी जाती है, कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन के साथ आपके सामने हैं। आइए यहाँ देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, फर्स्ट, शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं। देखो, भाषा अर्जन होता है। जो भाषा अर्जन होता है यह अचेतन अवस्था में होता है। यह अचेतन अवस्था में होता है। और कैसा होता है? यह अनौपचारिक होता है। अचेतन का मतलब जिसमें चिंतन न हो, जिसमें माइंड काम न करता। माइंड काम तो करेगा लेकिन चिंतन नहीं करे बालक, क्या सही है क्या गलत है, वो होता है अचेतन। अनौपचारिक का मतलब होता है जिसमें कोई रूल रेगुलेशन कानून न हो, उस नियम कानून से परे, अनौपचारिक होता है। भाषा की संरचना का विश्लेषण करना। भाषा की किसका विश्लेषण कर रहा है? संरचना का विश्लेषण करना। ये जो आता है ये चेतन अवस्था में आता है। यह अधिगम कहलाता है। इसको हम अधिगम कहते हैं। जब विश्लेषण करेगा, संश्लेषण करेगा बालक तो क्या करेगा? अधिगम कहलाता है। भाषा के साहित्य का अध्ययन करना। साहित्य जहां पर आएगा वो हमेशा क्या होगा? गलत होगा। साहित्य लिटरेचर जो आएगा वो गलत है। उस भाषा को बोलने वालों की संस्कृति के बारे में, कल्चर के बारे में। प्राकृतिक जहां आएगा सबसे सुटेबल अंतः क्रिया। अंतः क्रिया, अंतः क्रिया जहां पर आएगा सही होगा, इंटरेक्शन होगा। और कैसी अंतर क्रिया? प्राकृतिक रूप से गॉड गिफ्टेड जो दिए हैं, जो दादा दादी और भाई बहन जो दिए हैं उनसे इंटरेक्शन करना तो कहलाता है अंतः क्रिया। भाषा का उपयोग करके सबसे सुटेबल अर्जन की क्रिया कौन सी होगी? डी ऑप्शन में आएगी। जहां प्राकृतिक आएगा सही आएगा, जिस ऑप्शन में अंतः क्रिया आएगा वो सही होगा। तो इसका सबसे सुटेबल ऑप्शन जो है डी सही होगा। इसके बारे में अच्छा 19 वाले में देखते हैं। अभिकथन, एसेंशन वाला सवाल है। भाषा का कार्यात्मक मॉडल संप्रेषणात्मक क्षमता की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। सही है। भाषा का जो कार्यात्मक मॉडल है, जो कार्य का मॉडल है, वो किससे जुड़ा हुआ है? संप्रेषण की क्षमता से जुड़ा हुआ है। ये बात सही है। आर के को करा है। भाषा कार्यात्मक अर्थों की अभिव्यक्ति और वास्तविक दुनिया की गतिविधियों को करने का एक माध्यम है। एक माध्यम है, एक मीडियम है। वास्तविक दुनिया की जो गतिविधि है, वास्तविक दुनिया की गतिविधि का मतलब क्या है? जो हम बोलते हैं, चालते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जो एक लोगों की दूसरी की भाषा को समझते हैं, यही है वास्तविक दुनिया। और यही वास्तविक गतिविधि है। इसी दुनिया की गतिविधि को समझते हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है। इसका एक्सप्लेनेशन भी कहेगा, इसकी व्याख्या भी करेगा। ए और आर की व्याख्या भी करेगा। तो इसका ए भी सही होगा, आर भी सही होगा, और इसका क्या करेगा? एक्सप्लेनेशन भी करेगा, व्याख्या भी करेगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, ए और आर उसका एक्सप्लेनेशन है, सही है। आर ए की व्याख्या भी करता है। आर ए की व्याख्या है कार्यात्मक मॉडल भाषा है, पाका नहीं भाषा। कार्यात्मक मॉडल संप्रेषणात्मक धारणा को बढ़ा देता है, क्योंकि भाषा कार्यों के अभिव्यक्ति और यकिक है। इसका ऑप्शन जो सही होगा वो ये देखो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक विषय वस्तु उन्मुख लेखन शैली, किसकी बात कर रहा है? लेखन शैली, लिखने की शैली है जो किसी मुद्दे, विषय, उस पर प्रकाश डालने का प्रयास करती है। लिखने की जो शैली है जिस पर क्या करता है? उस विषय वस्तु पर, मुद्दा, विषय पर प्रकाश डालता है। कौन सा हमारा मुद्दा है, कौन सा हमारा विषय है, इस पर प्रकाश डालने का काम जो करता है वो आपको बताना है।
पहला है वर्णनात्मक लेखन, वर्णन करना सही होगा। वृत्तांत लेखन, अपने वृत्तांत करना। विवरणात्मक लेखन, विवरण देना। और तार्किक लेखन, तार्किक लेखन जो होता है ये उत्कृष्ट लेखन होता है। ये भी तार्किक जहां आता है सही भी होता है, लेकिन तार्किक सारे के सारे इसी वर्णन जब करेंगे तो इसी में आएगा। चाहे वर्णन करिए, चाहे लॉजिक लगा के वर्णन करिए, चाहे जैसे करिए। वर्णन करना है आपको, किसी के बारे में बताना है तो लॉजिक लगाएंगे तो लॉजिकल थिंकिंग ऑलरेडी उसमें आ जाएगी। इसलिए इसका सबसे सुटेबल आंसर जो होगा वो ए ऑप्शन सही होगा। वर्णात्मक लेखन यह एक विषय वस्तु उन्मुख लेखन शैली है। किसी भी मुद्दे, विषय वस्तु को भावनात्मक विचारों को प्रदर्शित करता है। 18वां सवाल देखिए, यदि कोई विद्यार्थी निम्नलिखित कार्य करने में असमर्थ है तो किस विकलांगता, विकलांगता माने अक्षमता से पीड़ित है। विकलांगता का मतलब होता है अक्षमता, जिसके पास क्षमता नहीं होने की संभावना है। पाठ्य सामग्री से अर्थ ग्रहण करना, सारांशीकरण करना, अपेक्षित गति दर से पढ़ना, ऊपर की ओर गहरे अर्थ का विश्लेषण करना। लेखन कौशल, गमन कौशल, क्रियात्मक कौशल, पठन कौशल। जब हम किसी चीज का विश्लेषण करेंगे, सारांशीकरण करेंगे, संक्षेपण करेंगे तो ये क्या करते हैं, अर्थ ग्रहण करेंगे। ये सारे के सारे जो है पढ़ने से होता है। देखिए आपके पेपर में जब पैसेज पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद तब उसका सारांश लिखते हैं, तो पढ़ने के बाद ही ये सारी क्रियाएं होती है। इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा वो डी ऑप्शन होगा, पढ़ना। ऐसे कौशल को हम क्या कहते हैं, पठन कौशल कहते हैं। अगला सवाल देखिए, इनमें से किसे भाषा शिक्षण परंपरा के अंतर्गत मानवतावादी दृष्टिकोण है, ह्यूमैनिटीज मानवतावादी दृष्टिकोण के समर्थक जो है, इसका समर्थक जो है अब्राहम मास्लो ने किया था। अब्राहम मास्लो ने किया था। मानवतावादी दृष्टिकोण को अब्राहम मास्लो ने दिया था कि मानव को मानव के साथ व्यवहार किया जाए, दैट इज मानवतावादी दृष्टिकोण। हैवान जैसा व्यवहार न किया जाए। उद्भूत क्रिया है, कुल भौतिक, यह भ है, कुल भौतिक प्रतिक्रिया। मौन माने मौन रूप से पढ़ना। प्रकृतवादी उपागम, सामुदायिक भाषा अधिगम। ऐसे भाषा अधिगम को क्या कहेंगे, सामुदायिक भाषा अधिगम कहते हैं, जो भाषा शिक्षण परंपरा पर आधारित है और क्या करता है, मानवतावादी दृष्टिकोण। मानवता है, मानव है, मानव कहाँ रहेगा, समुदाय में रहेगा। और जब मानव समुदाय में रहेगा तो ऐसे अप्रोच को सामुदायिक विकास, सामुदायिक भाषा के नाम से जानते हैं। तो इसका जो ऑप्शन आपको मिलेगा वो डी ऑप्शन मिलेगा। 22 वाला देखेंगे, विद्यार्थियों के काम के उद्देश्यपूर्ण संग्रह है जो एक और अधिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के प्रयासों, प्रगति और उपलब्धियों को प्रदर्शित करता है, क्या कहलाता है। विद्यार्थी के उद्देश्य संग्रहण एक और अधिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के प्रयास, प्रगति, उपलब्धि को प्रदर्शित करता है, क्या कहलाता है। उपव्याख्यात्मक, उपव्याख्यात्मक माने एनकोडल रिकॉर्ड कहलाता है। उपव्याख्यात्मक का मतलब होता है डेली टू डेली रिकॉर्ड है। एनकोडल देखो कहाँ लिखा है, एनकोडल का मतलब होता है दिन प्रतिदिन का रिकॉर्ड है, प्रतिदिन का रिकॉर्ड एनकोडल रिकॉर्ड कहलाता है। पोर्टफोलियो बालक के प्रयास, प्रगति, उपलब्धि, सालों भर की उपलब्धियों का वर्णन होता है। बालक के इसमें सालों भर का बालक की एक साल की जो उपलब्धि है, चाहे वो खेल में हो, सालों भर की उपलब्धि है। हर बच्चे का अलग अलग है। हर उपलब्धि का ये है मतलब है कि बालक जो है कोई खेल में आगे है, कोई पढ़ने में आगे है, कोई डांस में आगे है, कोई म्यूजिशियन में आगे है, तो उसका एक जगह रिकॉर्ड रखा रहता है। उससे हम बालक को समझ जाते हैं कि ये बालक डांस करने में है,
ये वाला क्या है, गाना गाने में है। तो इस तरह से हम क्या कहते हैं, उसे पोर्टफोलियो कहते हैं। रूब्रिक और परियोजना गलत है। परियोजना जो है प्रोजेक्ट वर्क देते हैं, और ये जो देते हैं वो ग्रुप में देते हैं, समूह में देते हैं। विद्यार्थियों का काम के उद्देश्यपूर्ण संग्रह को एक और अधिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों की गति और उपलब्धि को प्रदर्शित करता है। इसे क्या करते हैं, पोर्टफोलियो कहते हैं। पहले वाले क्वेश्चन का जो है क्या है, एक्सप्लेनेशन है। संदर्भ विषयों, कंटेंट किस संदर्भ है, संदर्भ विषयों जैसे विज्ञान, गणित, सामाजिक ज्ञान में विचारों, संकल्पनाओं तथा अर्थों को बताने के लिए भाषा का वैज्ञानिक उपयोग है। भाषा शिक्षक विषय के सहयोग से भाषा शिक्षण के लिए भाषा के इस पहलू को प्रयोग करने की कोशिश करता है। इसे क्या कहा जाता है, मतलब किस संदर्भ में विज्ञान है, गणित है, सामाजिक विज्ञान है कि विचारधाराओं को, अर्थों को बताना, उसके विषय में उसे प्रस्तुत करना क्या कहलाएगा। इसे कहता है रजिस्टर आधारित भाषा। सबसे सुटेबल होगा, ये कहाँ लिखा रहेगा, रजिस्टर में लिखा रहेगा। इसे रजिस्टर आधारित भाषा कहते हैं। ये और ये समूची भाषा गलत है। ऐसी जो भाषा कर रहा है वैज्ञानिक भाषा है, वैज्ञानिक है, गणित है, सामाजिक है, ये कहाँ होगा, रजिस्टर में होगा। रजिस्टर्ड की भाषा को हम इस तरह की भाषा को कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग फिर देखते हैं। विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान के विचारों को, संकल्पनाओं तथा और को बताने के लिए भाषा का वैज्ञानिक उपयोग ही रजिस्टर आधारित भाषा शिक्षण कहलाता है। देखो रजिस्टर आधारित भाषा किसे कहते हैं, जहां पर क्या किया जाएगा, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान का वैज्ञानिक उपयोग हो, उसी को हम कहते हैं रजिस्टर आधारित भाषा। तो इस क्वेश्चन का आपने जवाब देखा कि रजिस्टर आधारित भाषा का उपयोग किया। इसके बाद एक और देखें, एक बालिका भारत से अमेरिका गई है। एक बालिका है, वो कहाँ गई है, भारत से अमेरिका गई, भारत से स्विच की है अमेरिका। उसे सभी विषय वहां की भाषा में पढ़ाए गए। शिक्षण की इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। एक बालिका जो है जब इंडिया से यूएस गई तो वहां पर सभी भाषाएं उसे पढ़ाया गया। इस प्रक्रिया का कहता है निमज्जन, बहुभाषा, द्विभाषा, एकल भाषा। देखिए ऐसी भाषा को कहते हैं निबंजन की भाषा। बहुभाषा मतलब एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होता है। द्विभाषा मतलब दो भाषा का ज्ञान होता है। एकल माने केवल एक भाषा का ज्ञान होता है। तो निबंजन का मतलब होता है बैठना, और इसका ए सही होगा। इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं, जरा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो यहाँ है, निबंजन के एक्सप्लेनेशन देखते हैं। व्हाट इज अ निमज्जन। निमज्जन का शब्द है जिसका अर्थ है गोता या डुबकी लगाना, स्नान करना, अर्थात अवगाहन आना। इसी विषय में निमज्जन तीन होता है। निमज्जन एक शिक्षण प्रक्रिया है जब विद्यार्थी मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण कर लेता है, उसके बाद उसे अन्य दूसरी भाषा में शिक्षा प्रदान की जाती है, तो उस प्रक्रिया को निमज्जन कर। जब बच्चा मातृभाषा में पहले शिक्षा ले लिया और उस भाषा से जब दूसरी भाषा पर स्विच करता है तो उसी का नाम है निमज्जन। क्योंकि एक भाषा में वो बच्चा क्या हुआ है, डूब गया है, अपनी मातृभाषा को अच्छी तरह से जान गया। जब मातृभाषा को अच्छी तरह से जान गया है तो उसके आधार पर दूसरी भाषा को क्या करेगा, सीखेगा, और इसी दूसरी भाषा का नाम है निमज्जन। अगला देखते हैं फिर हम लोग क्वेश्चन। संरचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट, एफए, यानी यह सालों भर होता है। यह ऐसा बच्चे का आकलन है जिसमें हम बच्चों का आकलन क्या करते हैं, सालों भर करते हैं, का उद्देश्य है, पूछ रहा है। नियमित अंतरालों पर शिक्षार्थी का आकलन करना बहुत सही है। हम ऐसे में क्या करते हैं, बच्चों का नियमित रूप से आकलन करते हैं, हमेशा आकलन करते हैं, सतत आकलन करते हैं, तो इसका ए सही होगा। सेमेस्टर वाइज
या सत्र जहां आएगा ये गलत हो जाएगा। शिक्षार्थी के अधिगम के सभी उदाहरण का रिकॉर्ड रखेगा, जितना दिया उदाहरण उसका रिकॉर्ड रखा, गलत। शिक्षार्थियों को यह जानने में मदद करना कि सीखने के संबंध में कक्षा में उसकी क्या स्थिति है, उसकी पोजीशन देना, स्थिति देना। जो ये स्थिति शब्द है वो गलत है। स्थिति का मतलब होता है आप तुलना कर रहे हैं, उसका पोजीशन क्या है अन्य बच्चों से, यही तो करेंगे। स्थिति कब देखेंगे, जब 2-3 वस्तुएं होती हैं तो स्थिति कहते हैं, और पोजीशन देना गलत होगा। इसलिए इसका सबसे सुटेबल जो है आंसर क्या होगा, फर्स्ट सही होगा। नियमित अंतरालों पर शिक्षार्थी का आकलन करना संरचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। राहुल ने सुबह जिस समाचार को पढ़ा था उसमें से विशिष्ट सूचना देखना चाहता है। इस प्रकार के पठन को क्या कहते हैं। देखो, सुबह समाचार पढ़ा था, लेकिन कैसा पढ़ा था, वो सरसरी तौर पर पढ़ा था। यह कैसा पढ़ा था, सरसरी तौर पर पढ़ा था, यह सरसरी तौर पर पढ़ा था। राहुल जो सुबह पेपर पढ़ा वो कैसा पढ़ा, सरसरी तौर पर पढ़ा। जैसे आप क्या करते हैं, ऑफिस जा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, फटाफट अपने पेपर का हेडिंग देखा, मेन हेडिंग देखा, अच्छा ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये सरसरी तौर पर पढ़ना। लेकिन उस सरसरी तौर में से कुछ विशेष सूचना का निकालना बारीकी कहलाता है। इससे विशेष सूचना निकालना बारीकी कहलाता है, बारीकीकरण कहलाता है। जब हम सरसरी तौर पर पढ़े, उससे विशेष कोई विशिष्ट सूचना है जो काम की चीज है, उसे निकाल करके नोट डाउन करना क्या कहलाता है, बारीकी से करण कहलाता है। सरसरी तौर का मतलब बता दिए, जल्दी जल्दी पढ़ना। अब बारीक का मतलब गहन पठन, उसमें से विशिष्ट जो सूचना है, जो काम की सूचनाएं हैं, जो इंफॉर्मेशन है, उसे निकालना, उसे क्या कहलाएगा, बारीकी से पठन। बारीकी से पठन कहते हैं, कहा जाएगा बारीकी से पढ़ने का संबंध गहन पठन से होता है, जिसका अर्थ है किसी विषय वस्तु से गहराई से समझना, गहराई से अंडरस्टैंडिंग समझना किसी तो ये कहा। क्वेश्चन नंबर अगला, एक अध्यापक अपने शिक्षार्थियों को कहते हैं कि वे अपने विचारों को एक जगह लिखें, एक रूपरेखा तैयार करें। पहला प्रारूप लिखें, लेखन का संपादन करें और अंततः अंतिम प्रारूप लिखें। अध्यापक लेखन के इस उपागम को क्या कहता है। देखो, पहले क्या करेगा, प्रारूप लिखेगा, ड्राफ्ट लिखेगा। तो ड्राफ्ट में जो ड्राफ्ट लिखेगा उसका पर्पज क्या है। जैसे संविधान में प्रस्तावना है, उद्देश्य है, तो इस संविधान का पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है हमारा, तो ये पहले क्या लिखेगा, प्रस्तावना, उद्देश्य। फिर लेखन का संपादन करेगा, फिर अंततः क्या, लेखन का उत्पादन। जहां पर उत्पादन आएगा वो गलत है। लेखन की प्रक्रिया, जहां पे प्रक्रिया आएगा सही मार के आना है। उद्देश्य के लिए, किसी उद्देश्य के लिखना। शिक्षार्थियों पर आधारित लेखन, शिक्षार्थियों पर आधारित लेखन, बच्चे पर आधारित लेखन, ये भी गलत होगा। सबसे ज्यादा होगा जिस प्रक्रिया के द्वारा ये लिखा जा रहा है, प्रोसेस, प्रक्रिया के द्वारा लिखना क्या कहलाता है, ये आपका इस आंसर का जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, इसका कुछ हम लोग फैक्ट देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन था उसका कुछ जो है हम लोग फैक्ट देखते हैं। फैक्ट में देखिए क्या है, उपयुक्त संबंध में अध्यापिका लेखन का अक्रिय उपागम का प्रयोग कर रही है। लेखन का सक्रिय उपागम स्वतंत्र लिए विभिन्न चरणों के अनुसार लेखन की अनुमति लेखन कौशल के विकास को देता है। वे चरण एक विशिष्ट अनुक्रम में शामिल होते हैं जो निम्न है, पूर्व लेखन, प्रारूप लेखन और संशोधन लेखन। तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, ठीक है, प्रक्रिया उपागम कहते हैं। इसी का नाम है प्रक्रिया उपागम, प्रोसेस उपागम, इसी का नाम है प्रक्रिया उपागम। तो हम लोग उसके बारे में कुछ फैक्ट भी देखा। अगला क्वेश्चन फिर हम लोग देखते हैं, खत्म हो गए। आइए, इस तरह से हम लोगों ने 15 क्वेश्चन की पेडागोगी को देखा और आपके साथ जो है डिस्कशन किया, और आप इसी तरह से जुड़े रहिए
गारंटी के साथ आप सीटेट पास हो जाएंगे। अगर सीटेट पास करना है तो द्रोड़ा द विजन यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े और आपको गारंटी के साथ सीटेट पास कराया जाएगा। चलते हैं हम लोग, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।